है, एक बार उसको हम देख लेते हैं, जिससे एक रिदम आप लोगों की बन जाएगी। ठीक है, और मेरी भी रिदम बन जाएगी और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो बायोमोलिक्यूल का हमने सिंपल मतलब क्या देखा था। बायो का मतलब होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल का मतलब आपको मालूम है। अब इसमें एक सिंपल सी चीज है मोनोमर, और एक टर्म है पॉलीमर। एक टर्म है मोनोमर और एक टर्म है पॉलीमर। मोनोमर का मतलब क्या होता है कि यदि सिंगल यूनिट है, किसी भी चीज की यदि सिंगल यूनिट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। लेकिन यदि मल्टीपल यूनिट्स हो जाएं, यदि मल्टीपल यूनिट्स हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। देखो मोनोसेक्राइड, इसके एग्जांपल मोनोसेक्राइड हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड और लिपिड। तो याद रखना लिपिड इज नॉट पॉलीसेक्राइड, पॉलीमर्स। क्लियर है। फिर पॉलीमर जिसमें मैनी यूनिट्स हैं, जिसमें मैनी यूनिट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। रिपीट्स शुड बी प्रेजेंट, रिपीट्स जिसमें प्रेजेंट है, जैसे पॉलीसेक्राइड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो इसको पॉलीमर बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो पॉलीमर भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक पॉलीमर जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहे हैं, एक जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा आप मुझे बताइए जिसमें डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोपॉलीमर। एक हो जाएगा होमोपॉलीमर और एक हो जाएगा हेट्रोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर वो होगा जिसमें सेम यूनिट क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, सेम रिपीट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। इसका एग्जांपल पॉलीसेक्राइड्स हैं कई सारे, काइटिन हो गया। इसके बाद आप मुझे बताना पॉलीसेक्राइड्स में यहां चाहो तो ऐसे मैनी लिख सकते हो। मैनी जो है वो क्या होते हैं, मैनी पॉलीसेक्राइड्स आर होमोपॉलीमर। क्लियर हो गया। इसके बाद मुझे बताओ हेट्रोपॉलीमर, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स रिपीट हो रही हैं। जैसे डीएनए में आपको पता है एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडिनिन है। या यदि इनको न्यूक्लियोटाइड बोल दें तो आप जानते हो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो रिपीट ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड। ऐसा ही प्रोटीन में भी होता है, ऐसा ही प्रोटीन में भी होता है। बेटा अभी मिस्ट्री है उसको कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई कॉज नहीं आया है। कैसे कैसे हुआ ये अभी पता नहीं है। वो 6:30 बजे घर से निकला था और उसके बाद में रात को 12 बजे जो है अपनी कार में ऐसे सीट खोल के ऐसे लेटा मिला है। और तब तक जिन लोगों ने उसको देखा, मतलब रिगर मोर्टिस स्टार्ट हो गया था। तो रिगर मोर्टिस मतलब अकड़न होती है, तो वो स्टार्ट हो चुका था। और वो आई थिंक मतलब 2.5 से 3 घंटे बाद स्टार्ट होती है। तो जब तक उसके पास लोग पहुंचे थे, वो लगभग 3 घंटे हो चुके थे उसको गए हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिपीट ऑफ प्रोटीन। अब मुझे बताइए जरा, मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला था कि लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। अब लिपिड पॉलीमर नहीं है। लिपिड पॉलीमर क्यों नहीं है, देखो पॉलीमर होने के लिए मैनी यूनिट्स होना, बट उसका रिपीटिशन होना जरूरी है। तो मैनी यूनिट्स का यदि रिपीटिशन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीमर। लेकिन लिपिड में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ाया था, और अभी जब हम लिपिड पढ़ेंगे तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर आप मुझे बताओ पॉलीमर, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर आप मुझे बताना बायोमोलिक्यूल में अब दो आ जाते हैं, एक आ जाता है माइक्रोमोलिक्यूल और एक आ जाता है मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल जिसका वेट 1000 डाल्टन से कम हो। अब डाल्टन का मतलब क्या होता है, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 10⁻⁻27 kg। क्या होता है, 10⁻⁻27 kg। ये क्या होता है आप मुझे बताइए जरा, वेट होता है। क्लियर हो गया। तो जितने मिनरल्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, अमीनो एसिड हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आप मुझे बताइए जरा, ये सभी माइक्रोमोलिक्यूल हैं। लेकिन लिपिड के साथ थोड़ा सा गड़बड़ी है, लिपिड थोड़ा धोखेबाज है। कैसा धोखेबाज है कि ये होता मोनोमर है, लेकिन होता क्या है कि ये वेसिकल्स बना लेता है, मतलब एक साथ कंबाइन होके बड़ी सी यूनिट बना लेता है। जैसे आप इस तरीके से समझिए, एक मोती है, एक मोती लिपिड हो गया। अब एक मोती जो है ये तो माइक्रोमोलिक्यूल हो गया, लेकिन उस मोती की यदि माला बन गई, यदि उस मोती की माला बन गई तो वो क्या बन जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएगा। तो इसीलिए लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल में ट्रांसफर किया है, क्योंकि वो वेसिकल बनाता है। क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया।
अब मैंने आपको यहां पर बताया था लिपिड इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, ये असर्शन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से कम होता है। इस वजह से आप मुझे बताइए जरा ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। लिपिड फॉर्म वेसिकल, एज अ रिजल्ट इट वेट हैज इंक्रीज बट इट इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। याद रखना ये वेसिकल बनाता है जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है, लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। समझ में आ गया? आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसका वजन 10 किलो है, तो हमने बोला कि भाई ये तो अंडर वेट हो गया। मान लो कोई बच्चा 6 क्लास में और उसका वेट यदि 10 से 12 किलो है तो वो अंडर वेट कहलाएगा। लेकिन उसके जैसे 4-5 यदि आ गए तो आप मुझे बताओ अब उनका वेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो ऐसा लिपिड के साथ होता है। क्लियर है? अब मुझे बताइए, फिर मैंने आपको बताया था कि हमने कोई भी लिविंग टिश्यू को कलेक्ट किया। हमने क्या किया? कोई भी लिविंग टिश्यू को कलेक्ट किया। हमने क्या किया? जल्दी से आप मुझे बताइए। कोई भी लिविंग टिश्यू को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में प्लांट और एनिमल पार्ट, उसको हमने ऐसे क्रश कर दिया। हमने क्या कर दिया? उसको ऐसे क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद में उसमें हमने ऐड कर दिया किसको? CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड को ऐड कर दिया। तो जब इसको ऐड कर दिया तो एक चटनी जैसी बन गई। जैसे आप देखना, कई बार आपने देखा होगा चटनी ऐसे बना रहे हैं, मम्मी को आपने देखा होगा, पुराने समय में आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऐसे चटनी पीस रहे हैं, और चटनी पीसने के बाद में उसमें पानी मिला देते हैं थोड़ा सा, जिससे क्या हो जाए? वो थोड़ा सा, आप मुझे बताओ कैसा हो जाए? थोड़ा सा बोलना चाहिए ना कि गीला हो जाए। तो ये मिला दिया इसमें, ठीक है। अब मिलाने के बाद में इसको छाना, मिलाने के बाद में इसको छाना। क्लियर हो गया? और छाना किससे? चीज क्लॉथ से या फिर कॉटन से? किससे छाना आप मुझे बताइए जरा? चीज क्लॉथ से या फिर कॉटन से इसको छान लिया। और जब इसको छान लिया ऐसे कॉटन, ये देखो जरा, ऐसे कॉटन से भी इसको छान सकते हैं, या फिर एक चीज क्लॉथ आता है उससे भी इसको छान सकते हैं। अब जब उसको छाना तो दो चीजें हो गई। एक आप मुझे बताओ जरा, ऊपर रह गया, एक छानने के बाद, एक छानने के बाद ऊपर रह गया और एक नीचे चला गया। जो ऊपर रह गया, जो ऊपर रह गया वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। देखो जरा उसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? रिटेंटेट। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये एसिड में इनसॉल्युबल है। क्योंकि ये कैसा है? एसिड में इनसॉल्युबल है। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, नीचे जो आ गया उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। जैसे आपने चाय बनाई होगी, तो आपने चाय बनाई होगी तो चाय पत्ती जो होती है वो चाय की छन्नी में रह जाती है, लेकिन जो चाय होती है वो नीचे चली जाती है। तो इसी तरीके से ये रिटेंटेट हो गया और ये फिल्ट्रेट हो गया। ये रिटेंटेट जो रह गया वो रिटेंटेट, और जो नीचे चला गया वो फिल्ट्रेट। क्लियर है? अब देखिए जरा, आफ्टर फिल्ट्रेशन दो चीजें हो गई। एक जो फिल्टर्ड हो गया। अब मुझे बताओ फिल्टर कौन हो सकता है? फिल्टर वो होगा जो सॉल्युबल होगा, जो CCl3COOH के अंदर क्या होगा? सॉल्युबल होगा। तो जो इसके अंदर सॉल्युबल होगा, एसिड सॉल्युबल, ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स एक्सेप्ट लिपिड, सभी माइक्रोमोलिक्यूल इसमें मिल जाते हैं फिल्ट्रेट में, सभी मिल जाते हैं एक्सेप्ट लिपिड। चलो यही मान लो एग्जामिनर ने, यही मान लो एग्जामिनर ने असर्शन बनाया, यही मान लो एग्जामिनर ने असर्शन बनाया, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? कि माइक्रो, आप मुझे बताओ जरा कि यहां पर लिपिड इज प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट। बताओ जरा, ऑल माइक्रोमोलिक्यूल एक्सेप्ट लिपिड, ये ट्रेट में प्रेजेंट है, रिटेंटेट में? रिटेंटेट में जाएगा। किस में जाएगा? रिटेंटेट में। क्यों जाएगा रिटेंटेट में? आप मुझे बताइए। क्योंकि इट विल फॉर्म वेसिकल, क्योंकि ये वेसिकल बना ले रहा है। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा, मोनोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ऑल मिनरल्स, तो ये सभी इसमें रहेंगे एक्सेप्ट, आप मुझे बताइए, लिपिड्स। बाकी एसिड इंसॉल्युबल में जनरली मैक्रोमोलिक्यूल जिनका वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है, जैसे पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। अच्छे से समझना बेटा। क्लियर है? लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल बट इज प्रेजेंट इन एसिड insoluble फूड विथ अदर देन मैक्रोमोलिक्यूल, विथ अदर देन मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर हो गया? बिकॉज लिपिड फॉर्म वेसिकल,
लिपिड क्या करता है, वेसिकल स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच मेक इट एसिड इंसॉल्युबल, सो इट इज प्रेजेंट इन रिटेंटेट। तो ये आपको बन जाएगा कि ये किस में प्रेजेंट होता है, रिटेंटेट में प्रेजेंट होता है। अब आप देखिए हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन क्या होता है, बोलिए जरा जल्दी से, प्रोटीन क्या होता है, बोलिए जरा जल्दी से, क्या होगा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का पॉलीमर है। अमीनो का मतलब क्या हो जाएगा NH2 और एसिड का मतलब क्या हो जाएगा COOH ग्रुप। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ऐसा कंपाउंड जिसके एक तरफ अमीन ग्रुप है, जिसके एक तरफ COOH ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड हम क्या बना देते हैं, कार्बन के एक तरफ NH2, एक तरफ COOH, एक तरफ H और एक तरफ X, जो कि वेरिएबल है। जो क्या है आप मुझे बताइए जरा, वेरिएबल है। आगे आ जाइए। अब मुझे बताइए जरा, यदि मान लो ये मैंने क्या बनाया हुआ है, मीथेन। मैंने क्या बनाया हुआ है, मीथेन। बहुत अच्छे से समझना, क्या बनाया हुआ है, मीथेन बनाया हुआ है। तो यहां पर इस मीथेन का मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। एक तरफ मैंने क्या लगा दिया, एक तरफ मैंने लगा दिया NH2, एक तरफ मैंने लगा दिया क्या COOH और एक तरफ मैंने वेरिएबल ग्रुप लगा दिया। तो क्या ये स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मैथेन? बताइए जरा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि, बताइए जरा, क्या हम ये बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन? क्या है ये सब्स्टिट्यूटेड मेथेन है? बन जाएगा। अब आप देखना जरा, यहां पर ये जो NH2 है, दिस इज अ बेसिक ग्रुप। बेसिक का बेस का मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए जरा। बेस वो होता है जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। बेस वो होता है जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोल देंगे, बेस। तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो मुझे बताओ जरा, H+ आयन जब एक्सेप्ट हो जाएंगे तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, एसिडिक ग्रुप। हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक ग्रुप, COOH ग्रुप। इसकी टेंडेंसी होती है H+ आयन को डोनेट करना, इसकी टेंडेंसी होती है H+ आयन को डोनेट करना। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, टू अपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट इन अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म ज्विटर आयन। अब देखो जरा, इसने H+ डोनेट कर दिया तो नेगेटिव चार्ज, इसने एक्सेप्ट कर लिया तो पॉजिटिव चार्ज, और यदि दो नेगेटिव मतलब दो अपोजिट चार्ज यदि प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल देंगे, बताइए जरा, ज्विटर आयन। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, ज्विटर आयन। सभी को बन जाएगा। आगे आ जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब मुझे बताना, मोर देन 150 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। क्लियर हो गया? मोर देन 150 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर, बट ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है? 150 से ज्यादा टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन उनमें से केवल 20 ऐसे हैं, उनमें से केवल और केवल 20 ऐसे हैं, आप मुझे बताना, जो क्या करते हैं, जो किसको बनाने में मदद करते हैं, प्रोटीन को। क्लियर हो गया? अब इसमें से देखना, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑल 20 अमीनो एसिड। प्लांट सारे अमीनो एसिड बना लेता है। सारे के सारे अमीनो एसिड कौन बना लेता है, प्लांट बना लेता है। बट एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज ऑल अमीनो एसिड, सो दे डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर दीज अमीनो एसिड। इसीलिए ये डिपेंड करते हैं प्लांट पर। जैसे आप इस तरीके से समझिए कि मान लो एक व्यक्ति है, अपनी जरूरत की सारी चीजें बना लेता है, सारी चीजें उगा लेता है, तो उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे हम लोग हैं, आप मुझे बताइए, क्या आपके घर में गाय है? नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ के घर हो, कुछ के घर ना हो। तो जिसके घर नहीं है तो उसको मिल्क के लिए मिल्कमैन पे डिपेंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप मुझे बताओ, वो खेती नहीं कर सकता तो उसको फार्मर पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एनिमल्स 10 अमीनो एसिड बना लेते हैं, और 10 के लिए उनको डिपेंडेंसी होती है प्लांट्स के ऊपर। और जब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंसी होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, मतलब इनकी जरूरत है, इसको हम बोल देंगे इसेंशियल अमीनो एसिड, जरूरत वाले। क्लियर हो गया? और वो इसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने का निमोनिक्स क्या था, टीवी विल पाथ। क्या था आप मुझे बताइए जरा, टीवी मिल पाथ। बताइए जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा, टीवी मिल पाथ। सभी को बन जाएगा। बोलिए जरा, टी से ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन। ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन,
ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, इनके अलावा कोई भी आ गया तो वो नॉन इसेंशियल होगा। क्लियर हो गया। अब देखो इस X की जगह यदि सबसे सिंपल हाइड्रोजन आ गया, यदि इसकी जगह सबसे सिंपल हाइड्रोजन आ गया तो आप मुझे बताइए जरा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन जाएगा और इसका टेस्ट स्वीट होता है। स्वीट होने की वजह से इसको हम ग्लाइसिन बोल देते हैं। इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। इसका टेस्ट कैसा होता है बताइए जरा जल्दी से? स्वीट टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? स्वीट टेस्ट होता है। इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? ग्लाइसिन। अब आप देखो जरा, टू ग्रुप्स आर सेम इन ग्लाइसिन। आप देखो यहां पर ये दो ग्रुप जो हैं वो बिल्कुल सेम है। आप जरा ध्यान से देखना, ये दो ग्रुप जो यहां पर बने हुए हैं, ये दोनों के दोनों ग्रुप जो हैं वो क्या हैं? बिल्कुल सेम है। और ये दोनों के दोनों ग्रुप जब बिल्कुल सेम है तो मुझे बताओ जरा, ये वाला जो कार्बन है, इज इट किरल कार्बन और ए किरल कार्बन? बताइए जरा, इज इट किरल कार्बन और इट इज ए किरल कार्बन? ये किरल है। किरल मतलब डिफरेंट। किरल का मतलब एक किरल है कि ए किरल है? ए किरल है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ, दो ग्रुप सेम हो गए तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना जरा, यदि इस X की जगह हमने CH3 लगा दिया सो इट विल बिकम क्या बन जाएगा? एलेनिन। क्या बन जाएगा? एलेनिन। क्लियर है। अब इस CH3 के साथ में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा दिया सो इट विल बिकम सीरीन। ये क्या बन जाएगा? सीरीन। और ये सीरीन आप याद रखना किस में आएगा? फोटो रेस्पिरेशन में। ये सीरीन किसके अंदर आएगा? आप मुझे बताइए जरा, ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। किसके अंदर आएगा? आप मुझे बताइए जरा, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, इस वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में फोटो रेस्पिरेशन में आता है। अब यदि आप मुझे बताओ, इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिनाइल लगा दिया सो इट विल बिकम फिनाइल एलेनिन। लेकिन उस फिनाइल एलेनिन के ऊपर यदि OH लगा दिया सो इट विल बिकम टायरोसिन। इट विल बिकम टायरोसिन। एक बार जरा मेरे साथ आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। और क्या बन गया? CH2OH। तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम सीरीन। इट विल बिकम सीरीन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप मुझे बताना, इसी X ग्रुप को यदि यहां पर मान लो ये CH3 है, इसमें CH2 लगा दिया और CH2 के साथ में यहां पर यदि मान लीजिए मैंने ऐसे फिनाइल बना दिया तो ये क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। दिस विल बिकम फिनाइल एलेनिन। क्या बन जाएगा? फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। फिनाइल एलेनिन बन जाएगा। और यदि इसी में आप मुझे बताइए जरा, ये CH2 है, ये मैंने यहां पर ऐसे फिनाइल ग्रुप बना दिया। फिनाइल ग्रुप बनाने के बाद यहां पर OH लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? टायरोसिन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, क्योंकि इसी टायरोसिन से एड्रिनलिन बनता है, इसी से नॉर एड्रिनलिन बनता है, इसी से आप मुझे बताओ जरा थायरॉक्सिन बनता है, इसी से आप मुझे बताओ जरा मेलेनिन भी बनता है, इसी से क्या बनता है? मेलेनिन भी बनता है। सो दिस टायरोसिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टायरोसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनाइल एलेनिन भी इंपॉर्टेंट है, टायरोसिन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो ये देखिए जरा, क्विक रिव्यू। ग्लाइसिन, एलेनिन, यहां पर सीरीन बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, मैंने आपको बताया था इसी से थायरॉक्सिन बनेगा, मेलेनिन बनेगा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन बनेगा, सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन, जरा ध्यान से समझना। मुझे बताओ जरा, यहां पर फिनाइल एलेनिन में यदि हम OH को ऐड कर रहे हैं, यदि हम फिनाइल एलेनिन में किसको ऐड कर रहे हैं? OH को ऐड कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ, ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। बताओ जरा एंजाइम का नाम एक बार सभी लोग टाइप करो। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम हो जाएगा? फिर से आप मुझे बताइए जरा। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बन जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या आ जाएगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यदि ये मान लो एंजाइम खराब हो गया,
अब यदि ये एंजाइम खराब हो गया तो ये इसमें OH नहीं जोड़ पाएगा। जब OH नहीं जोड़ पाएगा तो मुझे बताओ ये कन्वर्जन होगा या ये कन्वर्जन नहीं होगा? ये वाला कन्वर्जन नहीं होगा। और जब ये वाला कन्वर्जन नहीं होगा तो बॉडी में क्या बढ़ता जाएगा? बॉडी में फिनाइल एलेनिन बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन बढ़ता जाएगा। और जब बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन बढ़ता जाएगा तो अब इससे कई चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? या तो ये क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट होगा किस में? जाके ब्रेन में। लेकिन उससे पहले ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी? इसको ऑक्सीडाइज करेगी और इसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देगी, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देगी। तो ये यूरिन में जाएगा तो फिनाइल कीटोयूरिया हो गया। ब्रेन में डिपॉजिट होगा तो ब्रेन को डैमेज कराएगा। यही हम पढ़ेंगे किसमें? जेनेटिक्स में। जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। क्या आएगा आप मुझे बताओ जरा? हम क्या पढ़ेंगे? फिनाइल कीटोयूरिया। समझ में आ गया? हम क्या पढ़ेंगे? फिनाइल कीटोयूरिया। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, यदि यहां पर ये जो X ग्रुप है वो ऐसा C शेप में V बना रहा है, क्या बना रहा है? V बना रहा है तो वैलिन हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन Y बना रहा है तो ल्यूसीन हो जाएगा। V बना रहा है, आप मुझे बताओ जरा, V बना रहा है तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, वैलिन। लेकिन Y बना रहा है तो क्या हो जाएगा? ल्यूसीन। Y बना रहा है तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, ल्यूसीन बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताइए जरा, अमीनो एसिड्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड्स में आप मुझे बताना जरा, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? देखो जरा, जिसमें ये वेरिएबल ग्रुप जो है वो एसिडिक हो जाए तो एसिडिक अमीनो एसिड। यदि ये वेरिएबल ग्रुप बेसिक हो जाए तो बेसिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में नेगेटिव चार्ज होगा, बेसिक अमीनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये H+ आयन को डोनेट कर देगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे? जो ना H+ आयन को डोनेट करेंगे ना ही वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आप मुझे बताओ, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ये बड़े इंपॉर्टेंट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, अभी आपको बताता हूं। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? पोलर अमीनो एसिड। क्लियर हो गया? तो जो पोलर अमीनो एसिड है, जैसे एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, अब ये क्या करते हैं? इसमें आप देखो जरा, इसमें नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने H+ आयन डोनेट कर दिया। इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर दिया। और यहां पर ये पानी है। समझ में आ गया? यहां पर ये पानी है। तो पानी में आप देखो, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को खींचेगा, इसको खींचेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज आप मुझे बताओ इसके नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये पानी की तरफ जाएंगे। ये किस तरफ जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा, पानी की तरफ जाएंगे। और जब ये पानी की तरफ जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोफिलिक कहलाएंगे। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, जो न्यूट्रल है, जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, आप जरा ध्यान देना, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है, लेकिन न्यूट्रल अमीनो एसिड में कोई चार्ज नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये इनके जैसा है या इनके जैसा नहीं है? ये इनके जैसा नहीं है, तो ये पानी से दूर भाग जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पानी से दूर भाग जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा, एसिडिक अमीनो एसिड, हम किसकी बात कर रहे हैं? एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड जो है, आप मुझे बताइए जरा, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। कितना सिंपल है, आप जरा ध्यान से देखना। एक कार्बन के साथ यदि COOH लगा दिया तो एस्पार्टिक, लेकिन यदि ज्यादा के साथ लगा दिया, 2 के साथ लगा दिया, तो ग्लूटामिक एसिड। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, यदि यहां पर इसका ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया NH2 से, तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम अमाइड। ये क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, इट विल बिकम अमाइड। ये क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। इसका नाम है, देखो, एस्पार्टिक एसिड से बना है ना, तो इसका नाम एस्पार्जिन। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये किससे बना है? ग्लूटामिक एसिड से बना है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूटामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूटामीन। क्लियर हो गया? तो जरा दो तीन बार जो है आप इसको बना लो, जरा जल्दी से बना लो। यहां पर मैं आपको एक बार बना के बता दूं। चलो मैं आपको एक बार बना के बता दे रहा हूं।
इस तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी, एस्पार्टिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं, एस्पार्टिक एसिड की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि इसी के चेंज होने से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ जरा, एस्पार्टिक एसिड पहले ए आता है अल्फाबेटिकली, बाद में जी आता है। तो यदि एक कार्बन के साथ यदि मैंने COOH लगा दिया, मतलब ये वेरिएबल ग्रुप को लगा दिया, तो दिस इज द एस्पार्टिक एसिड। लेकिन आप मुझे बताओ, यदि मैंने दो कार्बन के साथ में लगा दिया, यदि मैंने किसके साथ में लगा दिया, दो कार्बन के साथ में लगा दिया, तो ये आप मुझे बताइए जरा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ ग्लूटामिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। और मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो OH है, यदि इस OH को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, NH2 से, नाउ इट विल बिकम अमाइड। यहां पर भी आप मुझे बताइए, यदि इसको हमने रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अमाइड। ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अमाइड। सभी को क्लियर हो गया? इसका नाम एस्पार्टिक एसिड, इसका नाम ग्लूटामिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्पार्जीन। क्या नाम हो जाएगा, एस्पार्जीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, ग्लूटामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लूटामीन। बहुत इंपॉर्टेंट अमाइड है। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब देखो, बेसिक अमीनो एसिड, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, दे हैव नेट पॉजिटिव चार्ज और एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप। भाई या तो इनके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि NH2 ग्रुप कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो वो क्या करेगा, H+ साइन को खींचेगा। वो क्या करेगा, H+ साइन को खींचेगा। तो आप मुझे बताना जरा, जैसे यहां पर हमने इसके एग्जाम्पल देखे, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। हमने इसके एग्जाम्पल क्या देखे, आप मुझे बताओ जरा, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। आप देखो, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आ गया। क्लियर हो गया? लाइसिन एंड आर्जिनिन आर प्रेजेंट इन हिस्टोन प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोवाइड्स पॉजिटिव चार्ज टू हिस्टोन ऑक्टामर, जिसकी वजह से नेगेटिव DNA उससे रैप हो जाता है। अब आ जाओ, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, C फॉर सिस्टीन, C फॉर कम, C फॉर सिस्टीन, C फॉर कम। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, यदि यहां पर कम कार्बन के साथ में सल्फर है तो सिस्टीन है, लेकिन यदि ज्यादा कार्बन के साथ में है, यदि ज्यादा कार्बन के साथ में और मिडिल में, आप देखो जरा, M से मिडिल भी हम बोल सकते हैं। ये देखिए जरा, कार्बन के मिडिल में, बीच में फंसा हुआ है, तो उसको क्या बोल देंगे, मिथ्योनिन। क्या बोल देंगे उसको, मिथ्योनिन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे उसको, मिथ्योनिन बोल देंगे। आगे आ जाइए। अब मुझे बताना, यहां पर ये देखो जरा, ये इंडोल कंपाउंड है। ये क्या है, इंडोल कंपाउंड है। और यहां पर आप देखना, ये वेरिएबल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस पूरे का नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन। अब मान लीजिए इस पूरे को हम रिमूव कर दें और इसकी जगह यदि COOH लगा दें, तो ये बन जाएगा इंडोल एसिडिक एसिड। क्या बन जाएगा, इंडोल एसिडिक एसिड। एक बार सभी लोग टाइप करो, इंडोल एसिडिक एसिड। क्या बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, इंडोल एसिडिक एसिड। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बन जाएगा, इंडोल एसिडिक एसिड। क्लियर हो गया? जो नेचुरल ऑक्सिन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये किसका डेरिवेटिव है, आपको मालूम है, इंडोल का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, इंडोल का डेरिवेटिव है। तो क्या आपसे ये बन जाएगा, बताइए जरा जल्दी से। ये वाला स्ट्रक्चर अभी आप लोग 2-3 बार बनाइए। ये वाला स्ट्रक्चर जो है आप लोग अभी 2-3 बार बनाइए, जल्दी से आप बनाइए, 2-3 बार ये जो स्ट्रक्चर है बनाइए। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना, नेचुरल ऑक्सिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, नेचुरल ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव है, बताइए जरा। ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है, इंडोल कंपाउंड का है, या फिर बोथ 1 और 2। तो आप मुझे बताओ, देखो, ट्रिप्टोफैन से भी बन रहा है और इंडोल कंपाउंड से बन रहा है, ट्रिप्टोफैन से भी बन रहा है और इंडोल कंपाउंड से भी बन रहा है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन के अंदर ही इंडोल है ना। तो आंसर क्या जाएगा, बोथ 1 और 2 बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, ये हमने क्विकली रिवीजन किया था, ये हमने क्या किया था, आप मुझे बताओ जरा, क्विकली रिवीजन किया था। सभी को ये चीज अच्छे से याद है, बोलिए जरा, किसी को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर से रिवाइज कर लें, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो मुझे बताओ, यदि हाइड्रोजन जो है, यदि आप मुझे बताना, यदि ये जो X ग्रुप है, यदि ये जो X ग्रुप है सिंपल हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। यदि आप मुझे बताओ ये CH3 है, तो क्या हो जाएगा, एलेनिन। यदि आप मुझे बताओ ये CH2 के साथ में OH है, तो क्या बन जाएगा, सीरीन।
यहां पर आप मुझे बताइए CH2 के साथ में यदि यहां पर फिनाइल है तो ये क्या बन जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, इट विल बिकम फिनाइल एलेनिन। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, यदि ये CH2 के साथ में, यदि ये CH2 के साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, आप बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर OH लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम टायरोसिन। क्या बन जाएगा, टायरोसिन बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, यदि कार्बन के साथ में सल्फर आ गया, कार्बन के साथ में सल्फर आ गया, ये आप मुझे बताओ क्या बन जाएगा, सिस्टीन। क्लियर हो गया। यदि आप मुझे बताओ कार्बन कार्बन के बीच में सल्फर के साथ ये आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ्योनिन। तो देखो जरा, मिथ्योनिन को पहचानना, यहां पर मिडिल में है, यहां पर किनारे में है, सभी को क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ, अब सी के साथ में यदि COOH आ गया सो इट विल बिकम एस्पार्टिक एसिड। सी के साथ में आप मुझे बताओ COOH आ गया, इट विल बिकम ग्लूटामिक एसिड, इट विल बिकम ग्लूटामिक एसिड। यदि आप मुझे बताओ कार्बन ने V बना दिया तो इट विल बिकम वैलीन, ये क्या बन जाएगा, वैलीन। लेकिन आप मुझे बताओ कार्बन ने यदि Y बना दिया सो इट विल बिकम ल्यूसीन, इट विल बिकम ल्यूसीन बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, बोलिए सर हमने सारे पढ़ लिए, ये क्या बन जाएगा, ल्यूसीन। तो एक बार आप जरा इसको रिवाइज करो, एक बार जरा इसके नाम लिखो, आप लोग एक बार जरा इसके नाम लिख लीजिए, एक बार जरा आप लोग इसके नाम लिख लीजिए, एक बार जरा जल्दी से आप इसका नाम लिख लीजिए, फटाफट आप इसका नाम लिख लीजिए, क्या है ये आप लिखने की, एक बार आप लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, XHCH3 CH2OH CH2, ये नाम फटाफट फटाफट, क्या सभी को याद हो गया, मुझे बताइए क्या आपको ये स्ट्रक्चर्स याद हो गए, फटाफट जरा मुझे बताइए क्या आपको स्ट्रक्चर्स याद हो गए, आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा, वेरी स्पेशल अमीनो एसिड, देखो जरा, एक बहुत ही स्पेशल अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है गाबा, जिसका नाम क्या होता है, गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम होता है आप मुझे बताओ जरा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर हो गया, क्या नाम होता है आप मुझे बताइए जरा इसका, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर हो गया। GABA does not involve in any protein synthesis और GABA acts as a neurotransmitter। ये क्वेश्चन KVPY में पूछा जा चुका है तो बिल्कुल आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, याद रखना। क्लियर हो गया, GABA। अब आप मुझे बताइए जरा, बॉन्ड्स इन प्रोटीन, सबसे प्राइमरी, सबसे पहला बॉन्ड, सबसे प्राइमरी, सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, आप मुझे बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड। जो दो अमीनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे देखिए, यहां से एसिड से OH आ रहा है, बेस से H आ रहा है, तो यहां पर आप मुझे बताओ रिमूवल ऑफ हमने वाटर कर दिया, या फिर आप मुझे बताओ क्या कर दिया, यहां पर हमने डिहाइड्रेशन कर दिया, तो इसकी वजह से ये वाटर निकल गया और यहां पर CONH, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे बहुत सारे होते हैं किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और बहुत, आप मुझे बताओ, प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मैनी पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए इनको पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी बोल देते हैं। आगे आ जाइए। अब बॉन्ड्स इन प्रोटीन, हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स इन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताना जरा, ध्यान से समझना, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। आप देखो जरा, हमेशा अमीनो एसिड के एक किनारे पर हमेशा नाइट्रोजन होगा और एक तरफ कार्बन होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल। और ये सारे क्या बने हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बने हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब दूसरा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा कौन सा है आप मुझे बताइए जरा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, हाइड्रोजन यदि किसी ऐसे कंपाउंड से जुड़ा हो, हाइड्रोजन यदि किसी ऐसे कंपाउंड से जुड़ा हो जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो, आप मुझे बताओ X, आप मुझे बताओ इससे जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड है, आप मुझे बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन है कि दो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन X ने दिया, तो ये पेयर हो गया।
और ये शेयर कर रहे हैं, तो इनको बोल देते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं? शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मान लो ये एक्स ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है, शेयरिंग तो है लेकिन अपनी ज्यादा चलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो जैसे आपके 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से मान लीजिए कोई एक है जो हमेशा चलाता है, बॉस अपनी चलाता है, जैसा वो बोलेगा वैसे ही उसके पीछे सब लोग करते जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी तरीके से यहां पर आप मुझे बताइए, यदि यहां पर ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो जब ये खींचेगा तो इसमें स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, यहां पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो आप मुझे बताना जरा, इसकी वजह से यहां पर ये थोड़ा सा पोलर हो गया। अब ऐसा ही दूसरा कोई आ जाए, ऐसा ही दूसरा कोई आ जाए, तो यहां पर आप मुझे बताओ इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? बताइए जरा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो यहां पर ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच चेंज। याद रखना, डीएनए को जब हम गर्म करते हैं, डीएनए को जब हम गर्म करते हैं तो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, ना कि उसके दूसरे बॉन्ड। समझ में आ गया? जिसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैं आपको बता ही चुका हूं, क्लियर है? आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं? प्रॉपर आयंस के बीच के जो बॉन्ड हैं, प्रॉपर आयंस के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, आप मुझे बताइए जरा वो क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। दे आर कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, एसिडिक ग्रुप है, इसमें नेगेटिव चार्ज, बेसिक ग्रुप है, इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या था आप समझना जरा, यहां पर पार्शियल पार्शियल के बीच था, इसीलिए कमजोर है। लेकिन यहां पर कंप्लीट कंप्लीट के बीच में है, तो इसीलिए ये मजबूत है। दे आर आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं पीएच के। ये किसके सेंसिटिव होते हैं आप मुझे बताओ जरा? किसके सेंसिटिव होते हैं? पीएच के। क्यों? क्योंकि यदि आपने एसिड डाल दिया, तो एसिड आप डाल दोगे तो चार्जेस जो है वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि दूध में यदि आप एसिड डाल देते हो, कोई भी एसिड, आपने नींबू की 2 बूंद डाल दी, तो वो दूध फट जाता है। हम बोलते हैं दूध फट गया। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि आप देखो जरा, उसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो एसिड के मिलाने से टूट गए। समझ में आ गया? एसिड के मिलाने से क्या हो गए? टूट गए वो बॉन्ड। आगे बढ़ जाए, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, जैसे देखो ये मिल्क है, मिल्क के अंदर एसिडिक अमीनो एसिड भी है, बेसिक भी है। इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इनमें बॉन्ड बन गया है। अब जब बॉन्ड बन जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? जब बॉन्ड बन जाएगा, जब बॉन्ड बन जाएगा तो इनका एक प्रॉपर शेप होगा। ठीक है, सभी ने मिल्क को देखा होगा। उसके बाद आप मुझे बताओ, जैसे ही हमने एसिड को ऐड किया या फिर थोड़ा सा कर्ड के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो सीक्रेट करते हैं लैक्टिक एसिड। तो आप मुझे बताओ, लैक्टिक एसिड क्या करेगा? इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। सो ब्रेक डाउन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक बार सभी लोग टाइप करिए ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक बार सभी लोग टाइप करिए, क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ, क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलिए जरा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डाइसल्फाइड बॉन्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड की। डाई का मतलब 2, सल्फाइड का मतलब सल्फर, डाई का मतलब 2, सल्फाइड का मतलब क्या हो जाएगा? सल्फर। 2 सल्फर के बीच में, और सल्फर कहां होंगे? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। जैसे सिस्टीन के बीच में बन सकता है, मिथ्योनिन के बीच में बन सकता है, सिस्टीन और मिथ्योनिन के बीच में भी बन सकता है। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसा बॉन्ड जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट है, उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलेंगे। और ये प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में एंड इम्यूनोग्लोबुलिन में। किसमें प्रेजेंट होते हैं? इंसुलिन में और इम्यूनोग्लोबुलिन में। किसमें प्रेजेंट होते हैं? इंसुलिन में और इम्यूनोग्लोबुलिन में बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन।
अब भाई कुछ ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे आप देखना क्लास में मान लो कुछ, देखो आप समझना, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, उनका अलग वो है, उनको अलग बहुत ज्यादा टीचर उन्हीं उन्हीं की तरफ ध्यान देता है, ठीक है। क्लास में एक ग्रुप ऐसा होगा जो पढ़ाई में, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, तो जो स्पोर्ट्स टीचर है वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। ज्यादा ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, आप मुझे बताओ जरा। और तीसरा ग्रुप ऐसा होगा जो ना पढ़ाई में अच्छा है ना स्पोर्ट्स में अच्छा है, आप मुझे बताओ जरा, और इनका भी ग्रुप बन जाएगा। तो ये इस तरीके से है, इनका भी आपस में ग्रुप बन जाएगा, इनका भी आपस में ग्रुप बन जाएगा। और जब इनका आपस में ग्रुप बन जाएगा, जब इनका आपस में ग्रुप बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जैसे आप इस तरीके से समझिए, वी आर नॉर्मल पीपल, ठीक है, तो आपकी सोसाइटी में आपकी दोस्ती होगी। फिर आप मुझे बताओ जरा, इससे मान लो पुलिस वालों की बात कर लेते हैं, तो पुलिस है, पुलिस एक वो हो गया, और तीसरे चोर हो गए, तो चोरों में भी दोस्ती होती है, होती कि नहीं होती, समझ में आ गया, तो वो एक ग्रुप हो गया। तो जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने आपस में ही बॉन्ड बना लिए वाटर के रिपल्शन की वजह से, क्योंकि पानी इनको धक्का मार रहा है, जिसकी वजह से पास पास आ गए, बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं, एक बार आप जरा टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं, एक बार जरा इसको बताइए, जरा फटाफट एक बार आप लोग बताइए। सबसे पहला और प्राइमरी बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड आप मुझे बताइए जरा, कौन सा हमने देखा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड आप मुझे बताइए जरा, कौन सा हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। चौथा बॉन्ड आप मुझे बताइए जरा, कौन सा हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया। और पांचवा बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। सभी को क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो सभी को याद हो जाएगा। अब देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लो। किसके बारे में समझ लो, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लो। तो मुझे बताओ जरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी अभी बन के प्रोटीन निकला है, अभी अभी बन के प्रोटीन निकला है, अभी अभी बन के प्रोटीन निकला है। तो आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, केवल इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है, अभी अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होके निकला है, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाते हैं, पेप्टाइड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाते हैं। तो जब पेप्टाइड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे, अब हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है इंट्रामोलिकुलर, मतलब खुद ही मॉलिक्यूल में बन गया, और एक होता है इंटरमोलिकुलर, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल में बना। जैसे मान लो ये एक है, इसने इससे ऐसा बॉन्ड बना लिया, दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये वाले पेन ने ये वाले पेन के साथ बना लिया, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। सभी को क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। तो ये देखो जरा, अब देखो एक ही प्रोटीन की चेन है, उस प्रोटीन की चेन में यहां पर मान लो नेगेटिव ग्रुप है, यहां पॉजिटिव ग्रुप है, तो इसने इसको खींच लिया, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। आप मुझे बताओ, इसको यदि ये और ये खींच ले तो ये ऐसे मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यहां पर ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ गया। इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, ये मुड़ जाएगा। तो आप देखो जरा, यहां पर एक देखो जरा, एक हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बन गया। किसकी वजह से बन गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये प्रेजेंट होता है कैरेटिन में। कैरेटिन आप जानते हो हेयर्स में होता है, नेल्स में होता है कैरेटिन। क्लियर हो गया। तो ये आपको बन जाएगा, आगे आ जाओ। अब देखो, एक होता है बीटा प्लेटेड शीट। एक से ज्यादा यदि अमीनो, एक से ज्यादा यदि पेप्टाइड की चेन है, यदि आप मुझे बताओ जरा, एक से ज्यादा पेप्टाइड की चेन है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और ऐसा किस में होता है, सिल्क में होता है। ऐसा किस में होता है, सिल्क में होता है। क्लियर है, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलेजन। तो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होता है। देखो, डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का।
लेकिन कोलेजन का होता है ट्रिपल हेलिक्स। क्लियर हो गया? दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ये एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यदि पूरी दुनिया में पूछें तो रूबिस्को सबसे ज्यादा है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? तो आंसर क्या जाएगा आप मुझे बताइए जरा? कोलेजन। क्या जाएगा आप मुझे बताओ जरा? कोलेजन। तो यहां पर क्या हम इस तरीके से बोल सकते हैं? चाहो तो आप ऐसे इसको पॉइंट को लिख लेना कि आप मुझे बताओ जरा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। हम क्या बोल रहे हैं? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हम किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, इन द प्लैनेट। हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, पूरे प्लैनेट पर। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया? एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड में आप मुझे बताइए जरा, सबसे ज्यादा क्या होता है? कोलेजन। क्या होता है आप मुझे बताइए जरा? कोलेजन। लेकिन यहां पर आप मुझे बताइए जरा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होता है? रूबिस्को। क्या होता है जानते हो? रूबिस्को एक एंजाइम है और ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो सभी को एक क्लियर हो गया? तो दोनों पॉइंट्स में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया? सभी को एक चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब मुझे बताना स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो मुझे बताओ जरा, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? सिंगल पॉलीपेप्टाइड में 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाएगी। ऐसा होता है एंजाइम्स के अंदर और मायोग्लोबिन के अंदर। ऐसा किसके अंदर होता है आप मुझे बताइए जरा? ऐसा किसके अंदर होता है? एंजाइम्स के अंदर और मायोग्लोबिन के अंदर। सभी को क्लियर हो गया? ऐसा किसके अंदर होता है? एंजाइम्स के अंदर और मायोग्लोबिन के अंदर। क्लियर है? आप मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब देखो, एक से ज्यादा अमीनो एसिड है और इनकी फोल्डिंग हो गई, जैसे 2 अल्फा 2 बीटा, तो ऐसा एग्जांपल क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट क्रूशियल स्ट्रक्चर बिकॉज टर्शरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल द एंजाइम। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड विद 3 डायमेंशनल फोल्डिंग और ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ बॉन्ड। तो यहां पर आप देखना, एक ही पॉलीपेप्टाइड है तो एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा। एक ही है तो एक ही क्या करेगा? होल्ड करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताना, 4 पॉलीपेप्टाइड हैं तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को होल्ड करेंगे। तो मुझे बताओ जरा, मायोग्लोबिन एक से जुड़ा हुआ है और जो एक से जुड़ा होता है उसकी होल्डिंग काफी ज्यादा टाइट होती है। यहां पर आप मुझे बताओ क्या है? यहां पर एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है तो इसकी होल्डिंग क्या होगी? वीक होगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये काफी वीक, आप मुझे बताओ, बहुत जल्दी रिलीज कर देता है लेकिन ये बहुत ही धीरे से रिलीज करता है। क्लियर है? आगे आ जाइए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टेम्परेचर और पीएच चेंज करने से कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे बताइए, सबको ये सारी चीजें याद हैं? सबको ये सारी चीजें याद हैं? हो गया पूरा क्लियर? आगे आ जाइए। अब डीनेचुरेशन में क्या हो जाता है? जैसे देखो, प्रियॉन, मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ये तो मैंने आपको बता दिया, मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन प्रियॉन में होता है। ये देखो जरा, और ऐसा ही हो जाता है, आप मुझे बताओ जरा, किसमें? अल्जाइमर्स में। अल्जाइमर्स के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक प्रोटीन होता है बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। समझ में आ गया? कौन सा प्रोटीन होता है? बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। एक बार जरा टाइप कर दो, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। सभी लोग एक बार टाइप करो। एक बार जरा सभी लोग टाइप करो, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। एक बार सभी लोग टाइप करो, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। बन जाएगा। सभी ने टाइप कर दिया। आगे आ जाइए।
दिस इज अ डिजनरेटिव डिसऑर्डर, याद रखना ये डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। क्लियर हो गया, डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। आगे आ जाइए, ये फिर हमने पूरा रिवीजन किया था, क्विक रिवीजन किया था, सभी को याद है सारी चीजें, तो इस तरीके से आप क्विक रिवीजन किया करो। क्लियर हो गया, शॉर्ट नोट्स मत बनाया करो, शॉर्ट नोट्स आपके काम नहीं आएंगे, आप क्विक रिवीजन में ऐसा अपनी कॉपी में बना लिया करो। समझ में आ गया, कॉपी में बना लिया करो, जिससे आपको यह पता चले कि आपने जितना पढ़ा है क्या आपको वो चीज याद है या नहीं है। क्लियर है, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, बॉन्ड्स का हमने रिवाइज कर लिया इस तरीके से, फिर आप मुझे बताओ, अब देखो और भी होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर, और फाइब्रस प्रोटीन ऐसे होते हैं इस तरीके से। तो दे आर, जो घुल जाते हैं, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, और जो नहीं घुलते वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, जो फाइबर बना लेते हैं। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, केमिस्ट्री में दिया हुआ है, मैंने यहां पर पढ़ा दिया। आगे आ जाइए, अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, अच्छे से समझना हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव सम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन वाटर। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोल देते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी में प्रेजेंट है, वही रेशियो किस में प्रेजेंट है, आप मुझे बताइए जरा, वही रेशियो प्रेजेंट है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। क्लियर हो गया, ये देखो जरा, 2:1 है, ग्लूकोज का देख लो 2:1 है, सुक्रोज का देख लो 2:1 है। अब आप देखो जरा, इनका एक और नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर है। अब देखना, केमिस्ट्री में आप एक वर्ड पढ़ोगे हेमी एसिटल और हेमी कीटल। क्लियर हो गया, आप वर्ड पढ़ोगे हेमी एसिटल और हेमी कीटल। मुझे याद दिलाना, अभी मैं पॉलीसेक्राइड स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूंगा हेमी एसिटल और हेमी कीटल क्या होता है। क्लियर है, सभी को ये बात समझ में आ गई, कुछ नहीं, हेमी बता रहा है कि आधा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और आधा एल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा, हेमी, बताओ जरा, हेमी एसिटल। और यदि कीटोन ग्रुप है तो हेमी कीटल बन जाएगा। आगे आ जाइए, अब मुझे बताओ जरा, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। क्लियर हो गया, एक बीच में ऑलिगोसेक्राइड भी होता है, समझ में आ गया, जिसमें दो से ज्यादा, और यदि आप मुझे बताओ जरा 20 से कम यदि शुगर यूनिट हो जाती है तो उसको हम ऑलिगोसेक्राइड बोल देते हैं, बट हमारे अभी इसमें ये काम का नहीं है। क्लियर हो गया, हमारे काम का मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड है। अब आप मुझे बताना जरा, मोनो का मतलब क्या हो जाएगा, 1, सेक्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, शुगर। मोनो का मतलब 1, सेक्राइड का मतलब शुगर, मोनो का मतलब 1, सेक्राइड का मतलब शुगर बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर जैसे ग्लूकोज है, तो आप देखो जरा, इसमें एक ही यूनिट है तो ये मोनोसेक्राइड है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका फॉर्मूला देखो, C6H12O6। यहां पर आप देखना, कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर बराबर है, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन अब डाइसेक्राइड, अब जब डाइसेक्राइड बनेगा तो डाइसेक्राइड में मोनोसेक्राइड जुड़ जाएंगे। क्लियर है, और शुगर के साइड वाला बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन यहां पर आप देखना, क्या यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल है, नहीं है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला CxH2OY आता है। लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम में क्या होता है, सेम होता है, बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, बोलो सर जल्दी से, सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। और पॉलीसेक्राइड में भी देखो ये बराबर नहीं होता, पॉलीसेक्राइड में भी ये बराबर नहीं होता। सभी को एक क्लियर हो गया, क्या हम आगे बढ़ जाएं, चलो। अब मुझे बताओ, मोनोसेक्राइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर हो गया, तो क्या मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बनाना बता दूं, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूं। मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूं, आप जरा ध्यान से समझना। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं,
यहां पर मैं बात कर रहा हूं पॉलीहाइड्रोक्सी। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप मुझे बताइए जरा। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोल रहा हूं? पॉलीहाइड्रोक्सी। क्लियर हो गया। और इसी के लिए एक और वर्ड होता है, यहां से हम बोल देते हैं हेमी। इसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं हेमी। और इसके लिए आप मुझे बताओ जरा कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं? एसिटल। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? हेमी एसिटल। क्या बन जाते हैं? हेमी एसिटल। अब दूसरी तरफ मुझे बताओ, मान लो मैं बोल रहा हूं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मैं क्या बोल रहा हूं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोल रहा हूं? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगेन पॉलीहाइड्रोक्सी का हम क्या ले रहे हैं? हेमी। क्या बोल दे रहे हैं? हेमी। और यहां पर आप मुझे बताओ कीटोन का क्या ले रहे हैं? कीटल। क्या ले रहे हैं? कीटल। तो क्या बन जाएगा? हेमी कीटल। क्या बन जाएगा? हेमी कीटल। या क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा? हेमी कीटल। यहां पर क्या बन जाएगा? हेमी एसिटल। यहां क्या बन जाएगा? हेमी कीटल। यहां पर हम क्या बोल देंगे? हेमी एसिटल। ये आपको केमिस्ट्री में आएगा, एसिटल। तो क्यों ऐसा बोला जाता है आपको समझ में आ गया? अब मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूं, जरा आप ध्यान से समझना। ये मान लो मैंने कार्बन बना दिया, 1 2 3 4 5 बना दिया, और यहां पर मैंने 6 बना दिया। क्लियर हो गया? क्या बना दिया मैंने? 6 बना दिया। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। यहां पर आप मुझे बताओ मैंने OH किनारे पर लगा दिया। लेकिन यदि मुझे बताओ, यदि ये OH जो है, यदि ये OH जो है मैंने किनारे से थोड़ा अंदर लगा दिया, यहां पर सॉरी डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया, ये डबल बॉन्ड मैंने यहां पर लगा दिया। क्लियर हो गया? ये मैंने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। यहां पर आप मुझे बताओ हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी सभी में आप जानते हो हमको किसको ऐड कर देना है? OH, OH को। OH, 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 OH। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ यहां पर भी ऐड कर दें OH, 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 OH बन जाएगा। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। ये जो ग्रुप है आप मुझे बताइए जरा, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छे से समझना, इसको हम कौन सा ग्रुप बोल रहे हैं? एल्डिहाइड। और ये किससे जुड़ेगा? सेकेंड लास्ट से। और मुझे बताओ ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है आप मुझे बताओ जरा। यहां पर इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर हो गया? कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ही आप मुझे बताओ ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ जा रहा है। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ये जो दिया था, क्लियर हो गया? C4 का दिया था, मैंने आपको C5 का फिर बनाना बताया था, याद है? आप मुझे बताओ इसमें भी 5 मेंबर्ड रिंग है, तो क्या मैं इसको फ्यूरानोस बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, फ्यूरानोस। ये राइबोज है, ये राइब्यूलोज है। इसी राइब्यूलोज से आगे जाके क्या बनता है? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। क्या बन जाता है आप मुझे बताओ जरा? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। क्या बन जाता है आप मुझे बताओ जरा? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। क्या बन जाता है? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। इसी से आगे जाके राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, और इसी राइबोज से आगे जाके क्या बनेगा? आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप देखना जरा, यहां पर ये देखो जरा, ये आपको बन जाएगा, ये मैंने क्या बना दिया? ग्लूकोज। अब देखो जरा, यहां पर 6 मेंबर पे मैंने आपको बताया था ना, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा जब हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस। तो देखो, इसके 6 कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ना आसान है, इसीलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। क्लियर हो गया? यहां पर आप देखना, फ्रक्टोज के 2 कार्बन बाहर है, एक कार्बन नंबर 1 है, एक कार्बन नंबर 6 है। तो इसीलिए इससे भी OH, आप मुझे बताओ जरा, इससे फॉस्फेट जोड़ना आसान है, और इससे भी। तो इसीलिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, सभी को क्लियर हो गया? इसी तरीके से राइबोज है, तो राइबोज मोनोफॉस्फेट हो सकता है, लेकिन राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट होता है। तो आप मुझे बताओ, केल्विन साइकिल का जो प्रोडक्ट है, आप मुझे बताओ केल्विन साइकिल का जो सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट राइबोज होता है या राइब्यूलोज? इस बात का जवाब दीजिए, बताइए जरा जल्दी से, इस बात का आप जवाब दीजिए।
सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए।